औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील चौधरी एडवोकेट एक्स सिविल जज। आम तौर पर मैं आप लोगों को अपना ये तारुफ नहीं करवाता एक्स सिविल जज वाला, लेकिन आज जो टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से मुझे ये बात करना पड़ी। आज का जो टॉपिक है वो तमाम पढ़ाई, तमाम तैयारियों से रिलेटेड है। हाउ टू बिकम अ सिविल जज, हाउ टू पास अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये बेसिक टॉपिक है। जनरली हम लोग जब जुडिशरी की तैयारी करना शुरू करते हैं कि कल कलां को अगर सिविल जज का, एडिशनल सेशन जज का या कोई भी दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो लॉ की फील्ड से रिलेटेड हो, तो हम उसकी तैयारी करने के लिए बाकायदा तौर पर कोई प्लान नहीं करते। और हकीकत ये बात है कि हमारी नाकामी की वजह यही होती है कि हमारा कोई बाकायदा प्लान नहीं होता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले बुनियादी बात आप लोगों से डिस्कस करूँ कि खुदारा अगर आपने सिविल जज का इम्तिहान देना है और आप चाहते हैं कि आप सिविल जज बने या आप एडिशनल सेशन जज बने या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करें, तो उसमें बुनियादी बात जो आपको जहन में रखना पड़ेगी वो है आपकी अपनी ज़ात के साथ ईमानदारी। आपका अपनी ज़ात को धोखा देना ही नुकसानदेह होता है, लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। आप अपनी ज़ात से बददियानती कब कर रहे होते हैं? जब आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं बग़ैर प्रिपरेशन के। आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं जुडिशरी का या कोई दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करूँ। सबसे पहले तो आपको अपना माइंड वेकअप करना पड़ेगा कि आप सिविल जज का या दीगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप सरसरी सी चीज़ें करें और आप कहें कि आप सिविल जज का इम्तिहान पास कर जाएंगे। देखिए, जब हम कोई भी इम्तिहान देते हैं जो हमारे इदारों से, जैसे किसी बोर्ड का इम्तिहान है, किसी यूनिवर्सिटी का इम्तिहान है, उसमें पोजीशन लेने का कोई मामला है, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। हमारे यहाँ पे लॉ कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ये बात बताई जाती है कि जी आप असाइनमेंट प्रिपेयर करें। अच्छा, असाइनमेंट किसी भी टॉपिक पे जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक ही टॉपिक पे मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ से एक मिसाल आपको दूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने लॉ ज्वाइन किया तो आपका सब्जेक्ट रहा वहाँ पे इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। आपने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक में से सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पे अगर एक जजमेंट, एक असाइनमेंट लिखना है कि लॉ क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी किताबें कंसल्ट करते हैं, बहुत सारे ऑथर्स को कंसल्ट करते हैं, बहुत सारे अदालती फैसलाजात को कंसल्ट करते हैं, तो हम अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, उस असाइनमेंट का मकसद ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस बात के मुतल्लिक, उस कॉन्सेप्ट के मुतल्लिक इल्म आपके पास आ जाए। अब जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं किसी बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है तो हम उसमें बाज़ औक़ात ज़्यादा भी और उससे टॉपिक से कुछ हटके भी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, और बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि आपके बड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन हमें ये फ़र्क जो है वो डिस्टिंक्शन अपने जहन में क्रिएट करना पड़ेगी कि क्या जब हम LLB कर रहे थे या दीगर स्टडीज़ में हम लोग इन्वॉल्व थे, पढ़ रहे थे, तो उस वक़्त जो हमने प्रिपरेशन जिस हिसाब से करते थे, जिस हिसाब से असाइनमेंट वर्क करते थे, जिस हिसाब से क्लास में पढ़ते थे, हम वहाँ पे लेक्चर्स लेते थे, मटेरियल कलेक्ट करते थे, क्या उसी तरह की तैयारी जो है वो सिविल जज के इम्तिहान के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान के लिए वो ठीक होगी? तो मैं इससे बहुत वाज़ेह आपको पैगाम देना चाहूँगा कि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ऐसे कि जब मैंने जैसे बात की
कि जब आती है बात लॉ की, कि आप फ़र्ज़ करें कि जी लॉ पे, उसके एग्ज़ाम पे, उसके ओरिजिन पे जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप उसका इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, मीनिंग दे रहे होते हैं, एब्रीविएशंस दे रहे होते हैं, उसके बाद उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहे होते हैं, उसके बाद उस बात को आप नंबर ऑफ़ जो जूरिस्ट्स हैं उनकी केस लॉ डेफिनेशन दे रहे होते हैं। अच्छा, आप करते करते क्या हो जाता है कि आप 4-5 पेजेस जो हैं वो इसी बात पे लिख देते हैं। जब आपको कोई भी एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, वो इन बातों को बिल्कुल बड़े धीमे मजाज से लेता है कि इस आदमी ने इस टॉपिक पे सैर हासिल डिस्कशन की। लेकिन इससे अदरवाइज, इससे कॉन्ट्रेरी, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर को हल करने के लिए सबसे बुनियादी बात है कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन आया क्या है। मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लिखें, तो बाज़ुकात अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर को जब देखा तो ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लिखने की बजाय मैरिज डिसॉल्व करने के जो जो तरीक़ेकार हैं, मसलन तलाक क्या है, तलाक की इक़साम क्या है, उसके बाद खुला क्या है, मबारात क्या है, मतलब तलाक़ एहसन क्या है, तलाक़ बिदअत क्या है, ये चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि देखने वाली बात है, आपसे उसने ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पूछे हैं, तो आप ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ही उसे बताएंगे, तो देन एग्जामिनर आपके जवाब से मुतमईन होगा। आप वो जवाब बेशक 3 से 4 पेजेस पे दे दें, वो जवाब आपका सफिशेंट तस्वर होगा। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आदमी जो है वो अपनी बीवी को कोई प्रॉपर्टी, किसी मकान का या किसी दुकान का हिबा कर देता है, लेकिन मकान में वो इकट्ठे रहते हैं, या अगर दुकान है तो उसका किराया खामद वसूल कर रहा है और इसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हुई, तो आपसे क्वेश्चन पेपर में एक प्रोपोजिशन बना के ये पूछ लिया जाए कि क्या गिफ्ट में इस तरह का वाक़या जो मैंने अभी आपसे बात की, इस तरह के वाक़या में डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो गिफ्ट का बुनियादी इंग्रेडिएंट होगा। क्यों? जनरली जब हम लॉ में पढ़ते हैं तो गिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो गिफ्ट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स 3 हैं। क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब 2 अगर इंग्रेडिएंट पूरे होते हैं, तीसरा पूरा नहीं होता, तो जनरली गिफ्ट कंप्लीट नहीं है, तो गिफ्ट वहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन से पहले रिवोक हो सकता है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपसे वो क्वेश्चन बयान किया, तो उस सूरत में स्ट्रेट अवे आप पहली ही लाइन में जब आप अपने क्वेश्चन को हल करने जाएंगे, आप क्वेश्चन पेपर पे जब आपको मिला, उस पर आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आप अपनी आंसर शीट पे जब क्वेश्चन ड्रॉ करने लगते हैं, उसका आंसर ड्रॉ करने लगते हैं, तो स्ट्रेट अवे आप यस से शुरू करेंगे। यस कि वो गिफ्ट जो खामद ने बीवी को किया, वो मकान का था, दोनों इकट्ठे रहते, कब्ज़ा बाकायदा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसके बावजूद वो गिफ्ट कंप्लीट है। इसी तरह से दुकान की बात आई, दुकान का किराया बेशक खामद वसूल कर रहा है, लेकिन आप लिखेंगे कि हाँ इसमें भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को एलेबोरेट जितना मर्जी कर लें, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करने वाला है, उसकी बात उसको वहाँ से मिल गई, उसको पता चल गया कि ये जो एस्पायरेंट है, जो उम्मीदवार है, उसने जो जवाब दिया वो बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, वो आपकी अगली बात को पढ़ना पसंद करेगा। अगर आप यहीं पे लग जाएं कि आपसे क्वेश्चन किया गया, जो मैंने सबमिट किया आपको, कि ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर दें, उसके बाद उसके गिफ्ट के मीनिंग देना शुरू कर दें, गिफ्ट का बैकग्राउंड देना शुरू कर दें, दिस गिफ्ट की मुख्तलिफ डेफिनेशंस देना शुरू कर दें, केस लॉ डेफिनेशन देना शुरू कर दें, आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन देना शुरू कर दें, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स निकालना शुरू कर दें। तो भाई एग्जामिनर आपके 4 पेजेस क्यों पढ़े? वो आपके 4 पेजेस इस बात पे क्यों पढ़े? क्यों? एग्जामिनर ने तो जो क्वेश्चन किया था आप उसका आंसर करें,
तो उसका आंसर वो था जो मैंने सबमिट किया। इसी तरह से आपको जब आप लॉ की प्रिपरेशन करेंगे, ख़ास तौर पर जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करें कि मैंने जब बैठना है तो मुझे ज़्यादा वक्त अपनी तैयारी पे देना पड़ेगा। बाज़ औक़ात कुछ लोग तजवीज़ करते हैं कि आप 1 साल के लिए किताबें पकड़ लें और बिल्कुल वकालत या दीगर ज़िंदगी के अवामल छोड़ दें। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये बातें ज़रूरी हैं कि आपने जुडिशरी की जब तैयारी करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त देना चाहिए किताबें पढ़ने पे, और कुछ वक्त देना चाहिए ग्रुप डिस्कशंस पे भी, क्योंकि ग्रुप डिस्कशंस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपने किसी लॉ की, किसी एक लाइन की, किसी सेक्शन की गलत तशरीह कर ली है, तो जब 3-4 लोग बैठ के आप करेंगे तो किसी भी दूसरे आपके दोस्त से आपको उसका सही मतलब समझ लग सकता होता है। तो कभी कभार ग्रुप डिस्कशंस होनी चाहिए, ये ज़रूरी अमल है। अब बात जहाँ से मैंने शुरू की थी, बात वहीं पे लेके आऊँगा कि क्या आपको टोटली बाइकआउट कर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बाकी अवामल का, जिसमें प्रैक्टिस है, जिसमें आपकी घरेलू दीगर मामलात हैं, कोई आपकी जॉब है, मैं इससे थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ। आपको टोटली डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए इन बातों से। क्यों? मैंने अभी रिसेंटली जब 2015 में मैंने सिविल जज का इम्तिहान पास किया, ये मेरे चंद दोस्तों ने पास किया, तो हम लोग एडमिटेडली बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन साथ साथ मैंने ये बात नोट की कि 2015 तक जो पेपर आते रहे वो ज़्यादातर बुक रिलेटेड पेपर थे। मसलन उन्होंने 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन कर दिया क्रिमिनल लॉ में कि जी आप ताज़ीरात पाकिस्तान में बयान की गई जनरल एक्सेप्शंस पे सवाल का जवाब लिख दें। तो ये बात दुरुस्त है कि आप जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शंस को पकड़ के जितने वो सेक्शन हैं उसको एलेबोरेट कर दें, तो ये सफिशेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन आ गया जी कि कत्ल पे आप डिफ़ाइन करें, कत्ल क्या है, उसकी काइंड्स क्या हैं, तो ये ठीक है, ये आप पीपीसी की किताब खोलेंगे, आप वहाँ से लिख देंगे। इसी तरह से ज़ाब्ता फौजदारी में से एक क्वेश्चन आया कि रिवीजन क्या है, रिवीजन के ग्राउंड्स क्या होंगे, किन केसेस में रिवीजन फाइल होगी, किन में नहीं होगी। उसी का ये एक हिस्सा ये भी था कि अपील किन केसेस में अलाउड है, किन केसेस में अलाउड नहीं है। तो ठीक बात है कि आप स्टैट्यूटरी लॉ को आपने अगर पढ़ा हुआ है, आपको याद है, तो आप उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि आपकी बुक स्टडी जो है वो क्रैमिंग की हद तक, क्रैमिंग मैं कहूँगा रट्टे की हद तक हो। लेकिन मैं अभी 2015 के बाद से जितने पेपर देख रहा हूँ, या जैसे उसका पैटर्न तब्दील हुआ है जुडिशरी के एग्ज़ाम का भी, वहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि हर पेपर में प्रोपोजिशन बेस्ड पेपर है। अगर प्रोपोजिशन बेस्ड पेपर है तो क्या आप सिर्फ क्रैमिंग करके या रट्टा लगा के आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं इससे कहूँगा कि आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बाकायदा तौर पर किसी न किसी अपने सीनियर के पास, किसी भी बार एसोसिएशन में थोड़ा बहुत वक्त गुजारना चाहिए। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप जो अदालती टाइम होता है वहाँ नहीं गुजार सकते, तो कम से कम अपने किसी सीनियर के ऑफिस में जो मगरिब के बाद वो तैयारी शरी करते हैं अगले दिन अपने ब्रीफ तैयार करने की, तो उसको ज्वाइन करें। आपको पता चले कि अगर सिविल केस है तो प्लेट क्या होता है, प्लेट के ग्राउंड्स क्या हैं, उसके बाद अदालत ने डिफेंडेंट को समन किया तो क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया, डिफेंडेंट आया तो उसने जवाब दवा क्या दिया, उसने सेट ऑफ क्या क्लेम किया, उसमें अदालत ने तनकीहात कैसे वज़ा की, उसने इशू फ्रेम कैसे किए, शहादत किसको पहले रिकॉर्ड करवाने का कहा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे ली, उसके बाद डिफेंडेंट जो है उसने शहादत कैसे ली, उसके बाद आर्गूमेंट्स कैसे समाअत हुए और फाइनल जजमेंट कैसे आया। ये चीज़ें आपको वहीं से पता चलेगी जब आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे किसी जगह से, आप कनेक्ट करेंगे किसी अपने सीनियर से। पहल ये हो जाता था कि आप एक साइड से लगे, आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की किताब पढ़ी, उसका हेड वो पढ़ा, उसके बाद उसका चैप्टर देखा, चैप्टर के बाद
आपने उसके सेक्शंस देखे, सेक्शन को पढ़ते पढ़ते आपने किताब कंक्लूड की, 2-3 दफ़ा इसको पढ़ा, उसके बाद आपको सेक्शन कॉमा और स्टॉप, फुल स्टॉप के साथ याद हो गए। लेकिन अब पेपर ऐसा नहीं आ रहा, अब पेपर आ रहा है प्रपोजिशन बेस्ड। तो आपको जहाँ पे आप ये तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी हम पहले किताबें याद कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाके फिर क्या करेंगे, फिर हम प्रपोजिशन बेस्ड कर लेंगे। मैं ये कहूँगा कि लॉ या कुछ किताबें ऐसी नहीं हैं जो आपको ज़ुबानी याद हो सके। यहाँ पे मैं ऐड करूँ, बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि वाहिद कुरान मजीद की किताब ऐसी है जो सारी की सारी ज़ुबानी याद हो जाती है, उसके लोग हाफ़िज़े कुरान हो जाते हैं। लेकिन आम बुक्स जो हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको कॉमे और फुल स्टॉप के साथ याद नहीं हो सकती। अगर याद हो जाएंगी तो बाज़ औक़ात आप पेपर में उसको लिखते हुए आप भूल जाएंगे कि फ़लाँ सेक्शन जो था उसके इंग्रेडिएंट क्या थे। हो सकता है कि आप लिखते हुए कोई ऐसा लफ्ज़ भूल जाएं जो उस सेक्शन की रूह हो। तो मैं ये आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इसको प्रपोजिशन बेस्ड भी बनाएं। उसके बाद आप जब जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो कोई भी किताब जो पकड़ते हैं, कोई भी किताब जो पकड़ते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका प्रेम्बल पढ़ें, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ें। ये लॉ जो है ये बना क्यों है, इसका बनने का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। बाज़ औक़ात हम मुख्तलिफ अकेडमीज़ में पढ़ते हुए सेक्शन से शुरू करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये सेक्शन फ़लाँ जो है इसका मतलब क्या है। बड़ी बेसिक बात भूल जाते हैं। मैं यूजुअली लोगों से बात करता हूँ कि आप बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर आपसे ये बात की जाती है कि ज़ाब्ता करो ताज़ीरात पाकिस्तान में किसी भी बच्ची या बच्चे के अगवा के मुतल्लिक वो 365B जो है वो लगाया जाता है जब गैर शादीशुदा लड़की को अगवा हो जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ इलिसिट इंटरकोर्स या इलिसिट रिलेशन। और अगर शादीशुदा अगवा हो जाए तो उसके लिए 496A जो है वो लगाया जाता है। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि इसकी डेफिनेशन तो एक जैसी है, तो ये कहाँ से डिफ़र करते हैं कि सेक्शन 496A को अगर पढ़ें तो उसके अंदर तो कहीं पे मैरिड वीमेन का जिक्र नहीं है, वुमन का जिक्र नहीं है, तो फिर कहाँ से डिफाइन करते हैं। तो फिर मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि आप जब 365B पढ़ेंगे तो वो ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट बॉडी और उसमें सब लोग शामिल हैं। जब अगर आप 496A जिस चैप्टर में बताए गए हैं वो ऑफेंसेस रिलेटिंग मैरिज हैं, तो क्योंकि ये सेक्शन वहाँ पे मौजूद है रिलेटिंग मैरिज ऑफेंस है, तो वहाँ पे 496A लगाया जाता है अगर कोई औरत गैर शादीशुदा अगवा की जाती है। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता कैसे चलती हैं? पता ऐसे ही चलेंगी कि आपने जब प्रिपरेशन करनी है तो आपको चैप्टर वाइज आपको पता चले। एडिशनली ऐड करूं कि राइटिंग, हैंड राइटिंग कितना इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये बात जहन नशीन कर लें कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में कम से कम 2 सवाल ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको अजबर याद होंगे, आप उस पर घंटों लिख सकते हैं। अब हम गलती क्या करते हैं, जो लोग पेपर सॉल्व करते हैं वो गलती ये करते कि वो क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छा आता है वो शुरू कर दिया पहले क्वेश्चन के तौर पे। अब उसमें क्या हुआ, आपके पास अगर आपने 5 क्वेश्चन हल करने हैं तो आपके पास पर क्वेश्चन ज़्यादा से 35 मिनट्स हैं या 30 मिनट्स हैं। तो करते क्या हम लोग 3 घंटों में से पहला घंटा, बल्कि घंटे से भी शायद ज़्यादा वक्त हम लोग उस एक क्वेश्चन को हल करने पे लगा देते। दूसरा भी आपको अच्छा आता है, 1 घंटा अगला उस पर लगा दिया। अब आप बस आखिर पे आपके पास 1 घंटा बचा और 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। आपने रो धो करके 20-25 मिनट में 1 सवाल किया। चौथा सवाल जब आप हल करने गए तो चौथे सवाल पे आपका टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया। 5वें सवाल पे आपने क्या किया, जल्दी से हेडिंग्स दी, हेडिंग्स में एक लाइन भरी, कंक्लूजन लिखा। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके वालिदैन, आपके दोस्त, हमारा बच्चा जी बड़ी अच्छी स्टडी कर रहा था, बड़ी तैयारी कर रहा था,
दिन रात पढ़ रहा था, पेपर का रिजल्ट आता है तो आपके मुतल्लिक पता चलता है जी आप रिटन टेस्ट फेल हो गए। आप अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को और अपने आप को खुद ज्यादती करते हैं अपने साथ, और आप उम्मीद लगाइए बैठे हैं कि आप वो अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। अगर इसी को मैं थोड़ा सा इसी तरह से बाइफरकेट करूं कि अगर आप पहला क्वेश्चन हल करते, आप 30 मिनट्स में ही करते, तो आपको फर्ज करें वो 20 में से 12 नंबर दे रहा था, अगर आप उस पर घंटा भी लगाएंगे तो 12 से वो 14 नंबर कर देगा एग्जामिनर जो है। लेकिन आपने पहले पेपर से, पहले सवाल से ले लिया जनाब 14 नंबर, आपने दूसरे से भी चले जी, आपने उससे कुछ कमज़ोर लिखा या थोड़ा टाइम लगाया तो आपको मिल गए जी 13 नंबर। अगले क्वेश्चन को जब आपने हल किया तो आपने ज़्यादा छोटा कर दिया, उससे आपको नंबर मिले 8 या 9, चौथे पे भी चले आपको 8-7 मिल गए। इस तरह कर करा के पहले 14, अगले 13, 27 और अगले 10 मिला लें 37, और अगले 5-7 में लाएँ 42-44 नंबर हुए। 5वां सवाल आपने वैसे छोड़ दिया, अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर हैं 44 से 45। अगर आप यही करते कि आप हर क्वेश्चन को 12 नंबर के हिसाब से सॉल्व करते कि मुझे हर सवाल से 12 नंबर दे दे एग्जामिनर, उसको अच्छा लगे तो 2 नंबर ज़्यादा दे दे। ये तो नहीं हो सकता कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हो और आपको 18 से 20 नंबर मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप ज़्यादातर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे होते, लेकिन उसके बावजूद आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, आपको एडवांटेज दिया जाता है, ताकि आपने जो आंसर दिया है उसे थोड़ा सा, मैं ये समझता हूँ कि एग्जामिनर उसे थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेता है। लेकिन उस पर भी आपको कभी भी वो 15, 16, 17, 18 नंबर नहीं देंगे, 12 ही देंगे। अगर आपने 5 क्वेश्चन किए तो 12, 5, 60 नंबर अगर आप ले लेते हैं तो आप उन लोगों में शामिल हैं जो लोग टॉप करने वाले लोग हैं। पहले 50 में आप शामिल होंगे इंटरव्यू की जब लिस्ट बनेगी। तो जब आप इस तरह से क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू लेने वाले साहबान जो हैं वो, मैं ये मानता हूँ कि वो ज़रूर आपसे सवाल वही करते हैं जिस तरह का आपने पेपर अटेम्प्ट किया होता है। मैं अपनी बात करूं, जब मैंने सिविल जज का इम्तिहान दिया, जब इंटरव्यू में क्वालिफाई किया तो मैंने सिविल जज के इम्तिहान में एक ऐसे लिखा था रूल ऑफ लॉ पे। तो मुझे इन्होंने इंटरव्यू के दौरान, जो कमेटी थी, उन्होंने मुझसे रूल ऑफ लॉ पे कम से कम 5 सवाल कर लिए थे। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें शायद उनके पास मेरा पेपर मौजूद था या कुछ ऐसी मालूमात मौजूद थी कि इस बच्चे ने रूल ऑफ लॉ पे लिखा था। तो क्या इसने रूल ऑफ लॉ पे अगर लिखा तो क्रैमिंग करके लिखा था या कॉन्सेप्ट को क्लियर करके लिखा था? तो ये बात बड़ी अहम रहेगी कि आप जब क्वेश्चन हल करते हैं तो क्वेश्चन हल करते हुए आप ये बात मद्देनज़र रखें कि आपने जब इंटरव्यू में बैठना है तो इंटरव्यू में आपके जो नंबर आपने रिटन एग्ज़ाम में हासिल किए थे वो बहुत काउंट करेंगे, वो एक इम्प्रेशन डेवलप करेंगे उस इंटरव्यू जो कमेटी है उस पे। उसके बाद सबसे बुनियादी बात, आप जब दीगर बुक्स जो हैं जिनमें जनरल नॉलेज है, जिसमें उर्दू है, जिसमें इंग्लिश है, ये आपके एडिशनली ये जो सब्जेक्ट हैं ये लॉ से रिलेटेड नहीं है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमें बचपन से ये आदत नहीं डाली जाती कि हम लोग जो हैं वो हिस्ट्री की स्टडी करें, जनरल नॉलेज बेहतर करें। हम बड़ी रोध हो के हम इंग्लिश जो है वो पास करते हैं, और ये जो उर्दू है इसे तो हम लोगों ने एक अपने आप में एक गलत फहमी डाली हुई है कि ये जो हमारी जी कौमी ज़ुबान है जी, ये तो इशू ही कोई नहीं जी, ये तो हम बड़ा अच्छा लिख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं ज़्यादातर देखा है कि लोग इन सब्जेक्ट्स में फ़ेल होते हैं, उर्दू में फ़ेल हो रहे होते हैं, लोग इंग्लिश में फ़ेल हो रहे होते हैं, जनरल नॉलेज में फ़ेल हो रहे होते हैं। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? तो भाई इसके लिए देखें, आप इसके लिए बाकायदा तौर पर बुक्स कंसल्ट करें, वो बुक्स जो रीनाउंड राइटर्स की हों, जिनके बारे में एक रेपुटेशन कायम हुई हो कि ये किताबें जो हैं इनमें से ज़्यादातर
ज़्यादातर जनरल नॉलेज जो दिया गया है वो दुरुस्त है और इन्हीं किताबों में से वो जनरल नॉलेज ज़्यादा उठाया जाता है। तो क्या जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको ये किताबें छोड़ देनी चाहिए, बाद में पढ़नी चाहिए? मैं इस पे भी एग्री नहीं करता। इस पे भी एग्री नहीं करता कि आपको चाहिए क्या कि आप सब किताबों को पैरेलल लेके चलें। ये इंसानी फितरत है कि जब आप एक किताब को लेकर चलेंगे, बाकी से कट ऑफ हो जाएंगे, तो एक स्टेज पे आके वो किताब आपको भूलना शुरू हो जाएगी, वो आपके दिमाग से उतरना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जनरल नॉलेज के लिए, उर्दू के लिए और इंग्लिश के लिए बाकायदा साथ टाइम टेबल प्लान करें, उसको स्टडी करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम खुद से स्टडी करें या हम अकेडमीज ज्वाइन करें। मैं उन्हें ये सजेस्ट करूँगा कोई ना कोई अकेडमी कुछ वक्त के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएं, आपको वहाँ से आइडिया डेवलप हो जाए पढ़ने का, सेक्शन को एलेबोरेट करने का, बाइफरकेट करने का। और उसके बाद सबसे अहम बात, इलस्ट्रेशन जो है, किसी भी लॉ में बताई गई इलस्ट्रेशन जो आमतौर पर बच्चे पढ़ते हुए छोड़ देते हैं, उसको कभी ना छोड़े। लॉ में प्रोवाइडेड जितनी इलस्ट्रेशन हैं वो लॉ का हिस्सा होती हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ें। मुझे इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन किया गया कि देखें आप ये बताएं कि आप चलते जा रहे हैं, आपके पॉकेट में पीछे से एक आदमी आके हाथ डालता है, लेकिन उसे आपके पॉकेट से मिलता कुछ भी नहीं है, तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया? तो मैंने उन्हें आंसर किया, जी उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट की। तो मुझे उन्होंने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए, उन्होंने कहा नहीं ये थेफ्ट है, या बल्कि शायद ये थेफ्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें कहा सर नहीं ऐसा नहीं है, ये पीपीसी का सेक्शन 511 है, उसकी इलस्ट्रेशन 2 है, जो आपने क्वेश्चन उठाया है ये वहाँ से लिया गया। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग द जज हु वाज आस्किंग अ क्वेश्चन टू मी, उन्होंने रेफ़र कर दिया मेरा मैटर दूसरे जज साहब के पास। ठीक है जी, मेरी बात होगी, आप इनसे क्वेश्चन कर लें। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इस तरह से प्रिपरेशन है, आपके इलस्ट्रेशंस भी प्रिपेयर्ड हैं, तो देन आपको लॉ की समझ भी बेहतर आती है। और मैं कहीं पे भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पिक एंड चूज़ करें। वो मेरे भाई जो अकेडमीज़ में पढ़ाते हैं, जो अकेडमीज़ को ज्वाइन करवाते हैं, तो उन्हें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो बच्चों को पिक एंड चूज़ वाली स्टडी पे ना लगाएं। मैं बारहा देखता हूँ कि बच्चों को कहा जाता है कि ये सॉफ्ट टॉपिक कर लें, ये छोड़ दें, ये कर लें, ये छोड़ दें। ऐसा ना करें। आप स्टैट्यूट को पूरे को पढ़ें, जो ओमिट हो गए या जो रिपील हो गए वो तो ठीक है, लेकिन आप स्टैट्यूट पूरा पढ़ें। अच्छा, उसके बाद सबसे अच्छी प्लानिंग कि आप बुक्स की प्लानिंग कैसे करेंगे, आप कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, लॉ से रिलेटेड, बाकी उलूम से रिलेटेड। तो सबसे बेसिक मामला ये है कि आपने जो किताब चूज़ करना है, खुदारा वो खुद से ना करें। कुछ दोस्तों को, कुछ वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने इस फील्ड में कामयाबी दी, उनसे डिस्कस करें, उन्हें कंसल्ट करें कि वो कौन सी किताबें पढ़ते थे। इसमें कोई हद तक नहीं है कि आप किसी से पूछें कि सर अगर आपने सिविल जज का इम्तहान पास किया या ISJ का इम्तहान पास किया या आपने दीगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया, PMS का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का या PPSC का, तो उसमें जो लोग वो जो बुक्स पढ़ रहे थे तो उनसे ज़रूर डिस्कस करें। और एक बात, कुछ दोस्त जो हैं वो एक गलती करते हैं। अगर आप ये समझें कि आप एक लेवल तक तैयारी कर रहे हैं और हो चुकी है, तो कोशिश करें आप उससे बेहतर लेवल की कंपनी को ज्वाइन करें। वहीं पे ना बैठा रहें। आप जब तक एग्ज़ाम में नहीं बैठ जाते उस वक्त तक गेन करने के चक्कर में रहें। एक स्टेज ये होती है, आपकी तैयारी हो गई, आप लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको बैक वापस कुछ भी नहीं आ रहा होता, आप ही दिए जा रहे हैं, आपका नॉलेज इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? आपकी कंपनी उन लोगों में है जिन लोगों को आप तो डिलीवर कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो आपको डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, आप उन्हें टाइम दें, ये नेकी है, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। हो सकता है कि आपके वास्ते से अल्लाह ताला किसी को
जज बना दे, किसी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान किसी का पास करवा दे, ये नेकी ज़रूर करें, लेकिन ये नेकी अपनी ज़ात के साथ भी करें, अपनी ज़ात के साथ भी इखलास करें, मुखलस हों। वो ज़ात के साथ इखलास क्या है? आप अपने से बेहतर कंपनी में बैठें, बेहतर कंपनी में बैठ के आप वहाँ से नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। आप अच्छे अच्छे जो राइटर हैं, जो अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उन्हें सुने, उन्हें उनके लेक्चर्स अगर अवेलेबल हों आपको यूट्यूब पे, कहीं दीगर जगहों पे, वो वक्त निकाल के, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बीच में एक स्टेज आ जाती है जब आप बड़े एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो जब आप एग्जॉस्ट हैं तो आप वक्त अपना वो ज़ाया करने की बजाय वो वक्त उनको लेक्चर सुनने पे लगाएं। मैं आपको ऑनेस्ट एक बात कर रहा हूँ, अगर आप अब जिस तरह से मैंने कुछ बातें की, आप इसको प्लान कर लें, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि दुनिया में कोई इम्तिहान ऐसा नहीं है जो आप पास ना कर सकें। ये बात अपने जहन नशीं कर लें कि वो जो टॉप है वो बिल्कुल खाली है। हमारे यहाँ पे कभी आप देखें, कोई भी अगर कोई एडवर्टीज़मेंट आती है किसी जॉब के लिए, तो किसी भी बार एसोसिएशन में अगर वहाँ पे बच्चों की तादाद वो जो क्वालिफाई करते हैं वो 500 है, तो बड़ी मुश्किल से उन 500 में से शायद कोई 5 लोग अप्लाई करते हैं। ये हमारे कंपटीशन की फ़ज़ा में इतने सिर्फ लोग होते हैं। तो आप अपने तई कुछ लोग ये बैठ जाते हैं कि यार ये मेरे से हो नहीं सकेगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, तो ये अपने जहन से बात निकाल दें। और आखिरी बात, क्या आपके जो साबका मार्क्स होते हैं, जो आपने मैट्रिक में, एफए में, बीए में, लॉ में लिए, क्या उनका कोई इतलाक होता है? क्या वो काउंट किए जाते हैं? तो ये एब्सोल्युटली वो बात काउंट नहीं की जाती। मैं यहाँ पे कहूँ कि आप ये जहन में रखिएगा कि वो जो आपके वो मार्क्स होते हैं वो कतन काउंट नहीं होते। जो आपने पेपर अटैम्प्ट किया रिटर्न वो काउंट किया जाता है, या जो आपने इंटरव्यू दिया वो काउंट किया जाता है। और एक बात, हम वकला साहबान जो हैं, जब हम लॉ की फील्ड में आते हैं तो कुछ चीज़ों में बेहतियाती कर जाते हैं। हम अपने तई कुछ अपने रिश्तेदारों की वजह से, कुछ अपने दोस्त अहबाब की वजह से मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इन चीज़ों से अवॉइड करें, इज्तनाब करवाएं, पॉलिटिकल पार्टी से इज्तनाब करवाएं। आपका रेपुटेशन जो है वो बहुत काउंट करता है। तो ये मेरी कुछ चंद आप लोगों के लिए गुजारिशात हैं। अगर आप लोगों को मेरे से इस मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन करना हो तो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए हाज़िर हूँ। आप मुझे कोई बेहतर इस पे कोई एडवाइस देना चाहें तो उसके लिए भी हाज़िर। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।